नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 4 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लॉकडाउन के हटने से काम ने रफ्तार पकड़ ली है। हाँ, किस्सों का सिलसिला थोड़ा धीरे हो गया, पर हमारी कोशिश रहेगी कि किस्सों के इस सिलसिले को बंद ना किया जाए और जारी रखा जाए। तो सीजन 4 में आज जो किस्सा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उस किस्से का नाम है बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। अक्सर जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं और करियर की बात आती है, तो बहुत से मौक़ों पर हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी या एमबीए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब बनने की बात करते हैं। आपने कभी गौर किया है कि हम बॉस बनने की बात नहीं करते? और जाहिर सी बात है, हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि बॉस आप बनते नहीं हैं, बल्कि किसी भी जॉब में जब आप मेहनत करते हैं, अथक परिश्रम, सिंसियरिटी के साथ अपने काम को पूरा करते हैं, तो फिर एक ऐसा मौका बनता है जब आपको कंपनी की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है या आपको बॉस बना दिया जाता है। तो इसीलिए बहुत से मौक़ों पर बॉस जो कहते हैं उसे माना भी जाता है, क्योंकि उनके उस कथन के पीछे बरसों की मेहनत आमतौर पर रहती है। तो शायद इसीलिए कहा जाता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो साहब, ये किस्सा मुझसे और मेरे कुछ एक दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ है। बात उसी समय की है जब कुछ समय के लिए एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन की दुनिया को विदा कह क्लाइंट साइट पर पहुंच गया था मैं। लुधियाना में एक फैशन ब्रांड थी जिसकी मार्केटिंग की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। तो ऐसे में मार्केटिंग करने के साथ साथ बहुत से मौक़ों पर लुधियाना जाना भी होता था। लुधियाना जाने का एकमात्र मकसद ये था कि वहाँ पर बॉस से मिला जाए, जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और फिर बहुत से मुद्दों पर मीटिंग भी हुआ करती थी। किस तरह कम्युनिकेशन कैंपेन बनाया जाए, किस तरह पूरी फैशन रेंज होनी चाहिए, किस तरह हमें डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स को अट्रैक्ट करने के लिए काम करना है, इस सब के बीच बाकी दूसरी बातों पर भी चर्चाएं हुआ करती थी, आगे की स्ट्रेटेजी बनाया जाया करती थी। तो मुद्दा मीटिंग का हुआ करता था, लेकिन हमारे लिए ये एक आउटिंग भी हो जाया करती थी। इस कंपनी में मेरे साथ एक लीड डिजाइनर हुआ करते थे जिनका नाम है सीमांत थपलियाल, और मार्केटिंग में मेरी हेल्प करने के लिए मेरे साथ एक और कलीग था जिसका नाम है वरुण सूद। तो अक्सर जब भी ये मीटिंग हुआ करती थी, हम तीनों और हमारे साथ कुछ एक और सहकर्मी या कॉलीग्स एक साथ लुधियाना जाया करते थे। एक और शख्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थी, वो थे मनोज। तो अक्सर हम चारों लोग लुधियाना के लिए जाया करते थे, और क्योंकि लुधियाना का डिस्टेंस दिल्ली से करीबन 309-310 किलोमीटर है, तो अक्सर हम खुद ही ड्राइव कर लुधियाना पहुंचा करते थे। और फिर वहां जाके मीटिंग का दौर शुरू हुआ करता था, जो कि अक्सर शाम तक या देर रात तक चलता था। और चूंकि हम 4 लोग होते थे, तो अक्सर हम 4 लोग रात को लेट लुधियाना से निकल सुबह सुबह दिल्ली वापस पहुंच जाया करते थे। ये एक बढ़िया क्रम था। बहुत से मौक़ों पर जब हम लुधियाना मीटिंग के लिए पहुंचा करते थे, तो कंपनी और कंपनी की मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अलावा सेल्स और कमर्शियल को लेकर भी काफ़ी डिस्कशंस हुआ करती थी। हालांकि ये मेरा एरिया नहीं था, पर इस तरह के फैशन हाउसेस में आप मार्केटिंग के अलावा सेल्स और दूसरी किस्म की जिम्मेदारियों के लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाता है। तो ना चाहते हुए भी आप वो काम भी करते हैं जो शायद आपके कार्यक्षेत्र में तो नहीं है, पर आपको करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम लुधियाना पहुंचे, तो हमें मालूम हुआ कि मार्केटिंग का काम तो एक तरफ, आज मीटिंग का जो एक बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा ये भी है कि किस तरह सेल्स पे फोकस किया जाए। तो सेल्स जितने भी लोग किया करते थे अलग अलग रीजन्स के, वो लोग भी उस दिन मीटिंग का हिस्सा थे। तो एक एक कर उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि किस तरह सेल्स को बढ़ाया जाए या उनके रीजन में सेल्स बढ़ क्यों नहीं रही है। तो ये सब वार्तालाप होती रही। बीच बीच में कॉफ़ी ब्रेक,
सिगरेट ब्रेक, खाना ब्रेक, ये सब भी हुआ। बहुत सी मीटिंग्स को जब हमने निपटा लिया दूसरे सेल्स और मार्केटिंग स्टाफ के साथ, तो एक बात जो चेयरमैन साहब ने बहुत गौर देकर हम सबसे कही वो थी कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि बहुत से रीजन्स में हमारी पेमेंट जो है या जो आउटस्टैंडिंग है कंपनी की, वो बढ़ती जा रही है। खास तौर पर वेस्टर्न यूपी से चेयरमैन साहब खासे नाराज थे। तो ऐसे में वेस्टर्न यूपी की सेल्स की जिम्मेदारी जिस शख्स पर थी, उसका नाम शायद रोहित था। तो रोहित को बुलाया गया। अब रोहित के साथ मीटिंग शुरू हुई तो रोहित ने कहा कि देखिए, मैं तो पूरा प्रयत्न कर रहा हूं कि एक तरफ हमारी सेल्स बढ़े और दूसरी तरफ पेमेंट्स भी टाइम पर आए, पर कुछ एक रीजन्स में या कुछ एक लोगों के साथ, और आमतौर पर टेक्सटाइल या फैशन की दुनिया में या बिजनेस की दुनिया में इन्हें पार्टी कहा जाता है कि कुछ एक पार्टीज जो हैं वो पेमेंट समय पर नहीं दे पा रही। तो इस बीच चेयरमैन साहब के कहने पर मैंने भी रोहित से बातचीत शुरू की। तो रोहित ने मुझे बताया कि आज की मीटिंग के लिए हमने खास तौर पर उस शख्स को बुलाया है जिसकी तरफ से आउटस्टैंडिंग पेमेंट सबसे ज़्यादा है। तो मालूम हुआ कि बरेली और वेस्टर्न यूपी का दूसरा रीजन जिस शख्स के पास है, वो शख्स आज लुधियाना पहुंचा हुआ है। तो ये सुनते ही चेयरमैन साहब ने कहा कि फटाफट उस शख्स को बुलाया जाए। यहाँ पर उस शख्स का नाम क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे हम वेस्टर्न यूपी की पार्टी कहते हैं। तो अग्रवाल साहब ने कहा कि जल्दी से वेस्टर्न यूपी की उस पार्टी को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि वो पेमेंट इतने समय से क्यों नहीं दे रहा है। हम सब भी चेयरमैन साहब के साथ उन्हीं के कैबिन में बैठे हुए थे। तो रोहित ने जैसे ही चेयरमैन साहब की ये बात सुनी, वो झट से गया और उस पार्टी को बुलाकर ले आया। 35-40, अर्ली 40s, 35 उस उम्र का वो व्यक्ति था। हालांकि हमारी एक दो मौक़ों पर उससे मुलाकात हुई थी, पर जान पहचान का ऐसा दायरा नहीं था कि हम उसे पहचानते या कोई ज़्यादा मौक़ों पर उससे मिलना हुआ हो। तो बातचीत शुरू हुई और किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह या सामान्य कम्युनिकेशन की तरह उस व्यक्ति ने बताना शुरू किया कि देखिए, हाल फिलहाल में सामान उतना आसानी से नहीं बिक रहा है, तो ऐसा चलते चलते ऐसा करते हुए पेमेंट समय पे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयत्न यही है कि हर बार आपकी पेमेंट टाइम पे मिल जाए। ये सारी बातों से अब मैं थोड़ा बोर हो चला था। तो मुझे लगा कि देखिए, इनको सेल्स की बातें और पेमेंट की बातें करते हुए छोड़ मैं बाहर चला जाता हूँ, और अगर मेरी ज़रूरत होगी तो चेयरमैन साहब या रोहित मुझे बुला ही लेगा। तो उन्हें बातों में मशगूल छोड़ मैं चेयरमैन साहब के कैबिन से बाहर आ उस जगह पहुंच गया जहां पे हम बाकी साथी बातचीत कर रहे थे। तो कॉन्फ्रेंस रूम में मनोज, सीमांत, वरुण, मैं और एक दो और साथी हम बैठकर गप्पाबाजी करने लगे। धीरे धीरे लंच का टाइम हो गया और अक्सर हमें मालूम होता था कि लुधियाना जाना है तो पूरे दिन का कार्यक्रम है। मीटिंग के अलावा बहुत से मौक़ों पर आपको सिर्फ बैठकर बातें करनी है, टाइम वेस्ट करना है और फिर शाम या देर रात वापस दिल्ली की ओर कूच करना है। मनोज साहब की खास बात एक ये थी कि जब भी ऑफिस में दिल्ली में लंच टाइम होता था तो मनोज साहब का टिफिन का एक अलग अट्रैक्शन हुआ करता था। उनके टिफिन के डब्बे लगातार खुलते ही जाते थे और हर एक डब्बे में एक अलग तरीके का व्यंजन हुआ करता था। उन्हें ना सिर्फ खाना लाने का शौक था, पर बड़े प्यार से वो खिलाते भी थे सबको। तो आज हम लुधियाना में थे और लुधियाना शहर भी अपने खान पान के लिए खासा मशहूर है। तो मनोज ने तपक के बोला कि चलिए बाहर चल के लुधियाना के कुछ व्यंजन ट्राई किए जाएं। तो हमें लगा ठीक है, वैसे भी अभी चेयरमैन साहब और बाकी की पार्टीज जो हैं अपना सेल्स और पेमेंट के मुद्दे पर लगी पड़ी हैं, तो चलिए बाहर चल के खाना खाया जाए। खाना खाने मनोज, मैं, वरुण और सीमांत लुधियाना शहर चले गए। वहां से लंच कर जब हम लोग वापस आए तो माहौल थोड़ा बदला बदला दिख रहा था।
सीढ़ियों पर ही हमें रोहित मिल गया और रोहित ने हमसे कहा कि देखिए चेयरमैन साहब तो काफ़ी गुस्से में हैं और ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूपी की उस पार्टी से वो काफ़ी नाराज़ हैं और वो उस पार्टी से कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पेमेंट अदा करो, नहीं तो ना तो तुम्हें माल देंगे और आगे तुम्हारे साथ कोई व्यवसाय या बिजनेस भी नहीं रहेगा। एक सामान्य सी बात है, बहुत से मौक़ों पर जहाँ पर आउटस्टैंडिंग या पेमेंट को लेकर देरी होती है वहाँ पर इस तरह की तनातनी देखने को मिलती है। बहरहाल हम आकर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे। अभी हमें आए हुए 5 या 10 मिनट ही हुए थे कि चेयरमैन साहब का बुलावा मुझे आया। मालूम हुआ कि अजय आपको चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। तो मैं बाकी सब लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़ अब चेयरमैन साहब के केबिन की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं चेयरमैन साहब के केबिन में पहुंचा तो मैंने देखा कि वेस्टर्न यूपी की वो पार्टी एक तरफ कुर्सी पर बैठी है और चेयरमैन साहब और उनका भतीजा टेबल के दूसरी ओर है। मुझे देखते ही चेयरमैन साहब ने कहा कि देखिए ये आप इन्हें जानते ही हैं, वेस्टर्न यूपी की हमारी पार्टी है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप इन सबको लेकर, अपने बाकी साथियों को भी लेकर, आप इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा एक दूसरी यूनिट है वहाँ चले जाइए। सामान्य सी बात है, बॉस ने कहा, बॉस का हुक्म है। हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया की उस दूसरी फैक्ट्री से मेरा तारुफ नहीं था, मैं वहाँ कभी नहीं गया था, पर मुझे लगा चलिए काम होगा और हम तो दिल्ली से काम के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं, तो जो भी बॉस इज़ ऑलवेज राइट, जो बॉस कह रहा है वही करते हैं। तो हम लोग नीचे पहुँचे। नीचे हमारी गाड़ी, जिस गाड़ी से हम दिल्ली से लुधियाना आए थे, उसके अलावा कंपनी की एक गाड़ी भी थी। तो हम लोग अपनी गाड़ी में और वेस्टर्न यूपी की वो पार्टी और 1-2 लोग साथ में, जिसमें चेयरमैन साहब का भतीजा भी शामिल था, दूसरी गाड़ी में बैठे और हम उन्हें फॉलो करने लगे। लुधियाना को पंजाब का एक अमीर शहर भी कहा जाता है। बहुत से मौक़ों पर लोग ये भी कहते हैं कि जितनी मर्सिडीज़ कारें आपको लुधियाना में दिखाई देंगी, शायद भारत के किसी और शहर में ना दिखाई दे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं, पर हाँ, ये अफवाह ज़ोरों पर है। तो लुधियाना शहर, अगर आप लुधियाना शहर के बहुत से इलाकों में घूमेंगे तो आपको बड़ी बड़ी कोठियाँ, बंगले तो दिखाई देंगे। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मार्केट्स भी हैं लुधियाना में और नया पुराना शहर, दोनों तरह का शहर देखने को मिलता है। तो शहर के बीच से होते होते वो गाड़ी एक सड़क से दूसरी सड़क, एक गली से दूसरी गली चलने लगी और हम बदस्तूर उस गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़े। अब हम शहर के उस हिस्से में थे जिस हिस्से को हमने पहले कभी देखा नहीं था। अक्सर हमारा लुधियाना आना होता था, ईटरीज़ या किसी रेस्टोरेंट में जाने के अलावा हम बाज़ार कभी कभी घूम लेते थे या फिर फैक्ट्री आते थे। ज़्यादातर लुधियाना के हिस्सों से हम वाकिफ़ भी नहीं थे। धीरे धीरे ये सड़कें अब तंग गलियां होने लगी। तंग गलियों के बाद अब हमें लगने लगा कि हम जिस इलाके की ओर जा रहे हैं वो इलाका शायद इंडस्ट्रियल एरिया है। और आप जानते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में आपको अक्सर फैक्ट्रीज़ दिखाई पड़ती हैं और फिर बाज़ार या दुकानें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, रिहायशी इलाका कम हो जाता है। घूमते घूमते एक गली से दूसरी गली, अब हम थोड़ा क्यूरियस हो गए थे कि अक्सर ऐसी कौन सी फैक्ट्री है या ऐसा कौन सा इलाका है जिसमें हम जा रहे हैं। चलते चलते आखिर काफ़ी देर के बाद, करीबन 20-25 मिनट यूं ही सड़कों पर गलियों में भटकने के बाद हम एक बिल्डिंग के सामने जाकर खड़े हुए। ये किसी भी तरह से एक पॉलिश्ड फैक्ट्री नहीं लग रही थी, जबकि ये एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की तरह थी। और अक्सर इस तरह की फैक्ट्रीज जो हैं वो वेयर हाउसेस की तरह होती हैं, जहाँ पर आप अपना सामान, या जिसे कहें कि गोदाम की तरह। इसकी एंट्रेंस पर लोहे का एक बड़ा सा गेट था और इस गेट के बाद उसी गेट के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग थी। तो चेयरमैन साहब के भतीजे ने उस ओपनिंग में से ताला खोला। ताला खोलने के बाद हम लोग अंदर पहुंचे तो अंदर वहां पर एक खुला सीमेंटेड छोटा सा ग्राउंड था। इसके अलावा एक तरफ अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी जिसकी सीढ़ियां ऊपर जा रही थी और एक छोटा सा कमरा था, वो शायद उस केयरटेकर का होगा जो इस बिल्डिंग को संभालता होगा या जिसके ऊपर इस बिल्डिंग की जिम्मेदारी होगी।
मैं, वरुण, सीमांत और मनोज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हम यहाँ क्यों आए और इस अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में, और अगर हम यहाँ आ भी गए हैं तो हम चारों का यहाँ आने का क्या मकसद। इसके अलावा हमारे साथ अब ये 3-4 लोग भी हैं। अभी हम कुछ समझ ही पाते कि हमारे चेयरमैन साहब के भतीजे ने हमसे कहा कि आप लोग यहाँ रुकिए और ये वेस्टर्न यूपी की जो पार्टी है इन्हें भी हम आपके साथ रोक रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ये हालांकि सामान्य सी बात थी। हम 4-5 लोग थे, हमारे साथ वेस्टर्न यूपी की एक पार्टी, और अगर यहाँ पर वेयर हाउस है या यहाँ पर बाकी लोग भी होंगे तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। हालांकि हमें लगा कि अगर यही सब बात करनी थी तो हम जहाँ पर थे, जिस ऑफिस में थे, जिस फैक्ट्री में थे, वहाँ पर भी ये सब बात की जा सकती थी। पर फिर हमने सोचा कि छोड़िए जनाब, कौन दिमाग लगाए इन सब बातों के अंदर। 3-4 लोग हम हैं, आ गए हैं, अब लुधियाना आए हैं काम से, तो जो भी काम है कर रहे हैं। तो हमें हमारे हाल पर छोड़ चेयरमैन साहब का भतीजा और उसके बाकी के साथी दूसरी गाड़ी में काफुर हो गए। रह गए हम 4 और वेस्टर्न यूपी की वो पार्टी। उनके जाते ही सबसे पहले तो हमने उस एरिया को टटोलना शुरू किया। तो वहाँ पे वेयर हाउस जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ना तो कोई सामान था, बस एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, एक छोटा सा कमरा जिसमें एक छोटा सा पलंग, एक गैस स्टोव और इस तरह की आम यूज़ की चीज़ें थी। बहरहाल 3-4 दोस्त थे, खाना खा चुके थे, एनर्जी पूरी थी और मालूम था अभी कुछ समय शायद यहीं रुकना पड़े। तो हम सोचने लगे कि चलिए यहीं पे कुछ मस्ती की जाए। बढ़िया बात यह हुई कि जब हमने उस कमरे को टटोला तो वहाँ पे हमें क्रिकेट का बैट और बॉल मिल गया। सीमेंटेड ग्राउंड हमारे पास था, एक कवर्ड एरिया था, कैप्टिव हम चारों लोग वहाँ पर, और गेट बंद था। तो हमने कहा चलिए इसी सीमेंटेड ग्राउंड को क्रिकेट की पिच बना ली जाए। मनोज जी बहुत एथलेटिक तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग क्रिकेट खेलिए, मस्ती कीजिए, मैं थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ। तो वो तो केयर टेकर के उस बेड पर जाकर जम गए और इस बीच मैं, वरुण, सीमांत और वेस्टर्न यूपी का वो पार्टी, हम क्रिकेट खेलने मशगूल हो गए। इस बीच बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ। तो वेस्टर्न यूपी की उस पार्टी ने बताया कि देखिए जब आप लोगों के जाने के बाद खूब लड़ाई हुई, हमसे बार बार ये पूछा गया कि पेमेंट कब दे रहे हो। मैंने बता दिया कि देखिए अभी तो मैं पेमेंट देने में असमर्थ हूँ, पर जल्दी ही पेमेंट मैं दे दूंगा। बड़े ही फ्रेंडली अंदाज में हम सब लोगों ने बातें की। कुछ देर के बाद हमारे साथी वरुण को सिगरेट की तलब लगी। और दरअसल इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किस्से को मैं लगभग भूल चला था। अभी हाल फिलहाल में वरुण से मिलना हुआ, सीमांत से मिलना हुआ, तो सीमांत ने मुझे इस किस्से की याद दिलाई और वरुण ने कुछ एक बारीकियां मुझे याद दिलाई जो शायद मैं पूरी तरह से भूल चुका था इस किस्से के बारे में। तो वरुण को जैसे ही सिगरेट की तलब लगी वो बाहर गया। अब क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया था तो यहां पर बहुत सारी दुकानें तो थी नहीं, फिर भी तलब तो तलब है। तो इधर उधर गलियों से गुजरते हुए, आसपास झांकते हुए, कहीं दूर जाकर वरुण को एक दुकान मिल गई। दुकान से वापस लौटने के बाद वरुण ने हमें यह बताया कि देखिए दुकान पर मुझे रोहित भी मिल गया। रोहित हमारी सेल्स टीम का हिस्सा था और रोहित इसी रीजन, जिस रीजन का ये पार्टी थी, उसी रीजन को देखता था। तो वरुण ने कहा कि वो फ़ोन पे बात कर रहा था और कुछ ऐसी बात कर रहा था कि हाँ इसके घर वाले पैसे लेकर आएंगे, पैसे मिल जाएंगे, शायद वो चेयरमैन साहब से ही बात कर रहा था। खैर इस बात में कोई ज़्यादा तूल देने की बात तो थी नहीं, तो हमने उस बात को सुना और हमें ये अचरज हुआ कि अगर रोहित आसपास ही है तो रोहित यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। फिर हमें लगा शहर उसका, जगह उसकी, काम उसका, वो जाने। हम लोग इस बीच क्रिकेट खेलते रहे। फिर बीच में भूख लगी तो हमने बगल की उसी दुकान से, जिस दुकान से सिगरेट आई थी, मैगी के पैकेट खरीदे और फिर केयर टेकर की उस किचन का पूरा लाभ भी उठाया। इस बीच काफ़ी समय बीत चुका था और अब मुझे थोड़ी सी खींच आ रही थी। मुझे लग रहा था कि देखिए हम मीटिंग करने के लिए आए हैं, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजी, ये सब डिस्कस करने के लिए आए हैं और हम यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्टेड वेयर हाउस में क्रिकेट खेल रहे हैं और पूरा का पूरा टाइम खराब कर रहे हैं।
तो मैंने लगातार फिर फ़ोन पर चेयरमैन साहब को और चेयरमैन साहब के भतीजे को फ़ोन करना शुरू किया और कहा कि देखिए ये हमें अब वापस भी जाना है दिल्ली और हम काफ़ी समय यहाँ पे ऐसे ही वेस्ट कर चुके हैं, तो क्या किया जाए। हर बार उनकी तरफ से एक ही जवाब आया कि बस थोड़ी देर और फिर हम लोग आएंगे और फिर आप ऑफिस आइए और उसके बाद आप लोग निकल सकते हैं। बार बार फ़ोन किया भी नहीं जा सकता, तो हम थोड़ी देर तो खेलते रहे, मैगी बन गई, बातचीत का सिलसिला रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे पेशेंस हमारी जवाब देने लगी। तो एक स्टेज पर मुझे लगा कि देखिए साहब, अब चेयरमैन साहब या उनका भतीजा चाहे जो कुछ भी कहें, हमें अब दिल्ली निकलना होगा। तो फाइनली शाम, और अब हम ये दिन से लगभग अब शाम का समय हो चुका था, शाम के समय हमें लगा कि देखिए अब तो अगर हम नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। तो मैंने फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि देखिए आप किसी को भेजिए, क्योंकि अब हमें निकलना है और हमारी दूसरी काम भी है, मसरूफियात है और फिर काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, 6 साढ़े 6 घंटे लगते हैं लुधियाना से दिल्ली पहुंचने में। तो ऐसे में हमें तो जाना होगा। बहुत देर के बाद, उस फ़ोन की बातचीत के बाद, चेयरमैन साहब का भतीजा उस जगह पर आया। उसके साथ वही 2-3 लोग थे जो पहले हमें यहाँ पर छोड़ कर गए थे। आते ही उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं तो आप लोग चले जाइए, और चाचा ने ये भी कहा है कि आप लोग सीधे अब दिल्ली जा सकते हैं, आप लोगों को वापस ऑफिस में या फैक्ट्री में आने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए एक सुखद समाचार था। तो हमें लगा छोड़िए साहब, जैसा भी दिन बीता, जो भी समय गया, बोर हुए या वेस्ट किया टाइम, अब दिल्ली चलते हैं। और हम लोग गाड़ी में बैठे और लुधियाना से उन्हीं संकरी गलियों से, सड़कों से गुजरते हुए मेन रोड पर आए और दिल्ली की ओर चल पड़े। पूरा रास्ता बातचीत में काफ़ी मस्ती से कटा। हम बार बार इस बात को लेकर हंस भी रहे थे कि साहब ये कैसी कंपनी, कैसा काम, और बॉस का कैसा आदेश, और हम भी देखिए काम धाम सब छोड़ मैगी बना रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर, रास्ता गुजरा, हम लोग दिल्ली पहुंचे। क्योंकि सुबह पहुंचे थे दिल्ली और अक्सर हम वीकेंड पर जाया करते थे लुधियाना, ताकि एक दिन अगले दिन रेस्ट मिल जाए। मंडे को हम ऑफिस पहुंचे और ऑफिस पहुंचने के बाद रूटीन ये हुआ करता था कि इससे पहले कि काम शुरू किया जाए, हमारा एक काफ़ी फैंसी कॉन्फ्रेंस रूम हुआ करता था, जिसमें तरह तरह के डिज़ाइंस और क्लोथ्स भी हुआ करते थे। तो उस जगह बैठकर हम लोग अपनी मॉर्निंग चाय पिया करते थे। तो मैं पहुंचा, मनोज जी पहले से वहाँ पर थे, इसके अलावा सीमांत आया, सीमांत के बाद वरुण पहुंचा, विजेंद्र पहुंचा। तो ये सब लोग हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे बात कर रहे थे कि अचानक मनोज जी ने हम पर एक एटम बम छोड़ा। उन्होंने कहा, आप 367 जानते हैं? अब इस तरह का सवाल मनोज जी से सुनना काफ़ी अचरज भरा था। 367 आप जानते हैं, इससे आप क्या मतलब निकालेंगे? मुझे लगा कि शायद कोई फैशन कोड या कोई बार कोडिंग का नंबर या किसी फ़ोन नंबर के कुछ डिजिट्स बता रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा 367 तो 367 ही है, इसके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए? तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि 367 का मतलब इंडियन पीनल कोड की धारा 367, IPC 367। तो मैंने कहा कि देखिए थोड़ा बहुत तो जानते हैं, बट आप ज़्यादा रोशनी डालिए इस पर। तो बोलिए कि 367 जो है ये किडनैपिंग के लिए लगाया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, किडनैपिंग के लिए लगाया जाता है, लेकिन ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं या हमें क्यों बता रहे हैं? तो मनोज जी ने कहा कि देखिए, वेस्टर्न यूपी के जिस आदमी के साथ आप क्रिकेट खेल रहे थे और मैगी खा रहे थे, उस वेयरहाउस या अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में गेट के अंदर, उसने अपनी किडनैपिंग के लिए 367 की धारा लगाई है। और उस कंप्लेंट में आपका नाम भी है, मेरा नाम भी है, सीमांत का नाम भी है, और शायद वरुण का नाम वो भूल गया था, इसलिए वरुण का नाम उस कंप्लेंट में नहीं था। हम लोगों ने जैसे ही ये बात सुनी, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। देखिए साहब, मीटिंग करने गए,
और अगर आपके ऊपर किडनैपिंग की धारा लग जाए तो इससे अचरज की बात शायद कोई नहीं हो सकती थी। और हम तो पूरी तरह से इस बात से अनिभिज्ञ थे, वी वर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट कि जिस आदमी को हम खिला रहे हैं, जिस आदमी के साथ हम खेल रहे हैं, उसका मनोरंजन कर रहे हैं, ये सोच कर कि देखिए साहब उसके ऊपर तो बहुत बुरी बीती, उसको इस तरह से उसने ऊंचे स्वर में बात की गई या उसे डांटा गया, तो हम तो उसे बहलाने और खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और उसी आदमी ने कंप्लेंट में हमारा नाम लिया है। अब हम लोगों के लिए चिंता की बात यह थी कि किडनैपिंग की ये धारा काफ़ी सख्त धारा है, तो हम मनोज साहब से पूरी तरह से विचार विमर्श करने लगे कि देखिए आपको इस खबर कहाँ से मिली है और इस खबर में कितनी सच्चाई है और आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो पूरी कार्रवाई के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पुलिस तक ये बात पहुंचेगी, फिर वो पहले फैक्ट्री में आएंगे, फिर वो हमारे चेयरमैन साहब और उनके भतीजे से बात करेंगे, और चूंकि आप लोगों का नाम भी कंप्लेंट में है और मेरा भी है, तो हम तक भी कुछ ना कुछ उसकी गर्मी पहुंचने ही वाली है। खैर हम लोग अब कुछ कर नहीं सकते थे। बॉस ने आदेश दिया, हमने उस आदेश का पालन किया, अनजाने में ही सही हम एक किडनैपिंग का हिस्सा हो चले थे। बहरहाल दिन गुजरा और यकीन जानिए सब लोग चिंता में थे, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, किडनैपिंग करना हमारा काम तो है नहीं। तो हम तो दिन भर चिंता में रहे, रात को भी चिंता में रहे। घर आकर भी हमने ये बात किसी से नहीं कही, क्योंकि आप क्या बताएंगे कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ पे आप किडनैपिंग भी करते हैं। सुनने में भी शायद अजीब लगता है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, दिल में धक धक लगी रही। फिर एक दिन जब हम सुबह ऑफिस पहुंचे तो मनोज साहब ने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खोलते हुए हमारा स्वागत किया। आज उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी और उन्होंने कहा टल गया मामला। हमने कहा मतलब? बोले कि वो पुलिस के साथ चेयरमैन साहब की कोई गुफ्तगू हो गई, कंप्लेंट वापस हो गई, तो अब आप लोग चिंता मुक्त हो जाएं। जैसे ही हम सब लोगों ने ये बात सुनी, हमने चैन की सांस ली। बहुत से मौक़ों पर उसके बाद, हालांकि हमने उस कंपनी में बहुत ज़्यादा दिन तक उसके बाद काम तो नहीं किया, लेकिन कुछ एक मौक़ों पर वेस्टर्न यूपी की वो पार्टी हमसे मिली और मजाक ही बातों में हमने उनसे कहा भी कि साहब हमने तो आपका पूरा ख्याल रखा, पर आपके ख्याल में हम सिर्फ किडनैपिंग के लिए आए। दोस्तों, बॉस इज ऑलवेज राइट के पीछे की कहानी ये है कि बॉस बनना आसान नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत और आमतौर पे सिंसियरिटी के साथ काम करना पड़ता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट ऑल्सो। जब आपको बॉस कोई बात कहे काम के संदर्भ में, तो आप उसकी बात माने, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि बॉस की कही गई कोई बात अनुचित है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं मंथन भी करना चाहिए, विचार विमर्श भी करना चाहिए। हमने लुधियाना के उस एपिसोड के बाद ये बात सीख ली। तो बस ये था किस्सा, बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव, अपने किस्से भी भेजते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि ये किस्से का हिस्से का सफ़र इसी तरह जारी रखें। नमस्कार।